बुलेटिन में पहले बात करते हैं तबरेज हुजूमी तशद्दुद मामले की। इंसाफ चाहते हैं। हुजूमी तशद्दुद में हलाक हुए तबरेज अंसारी के अहल खाना से झारखंड के रियासती अक़लियती कमीशन के वफ़द ने मुलाकात की है। अक़लियती कमीशन के सदर कमाल खान की सदारत में हुए इस 3 रुकनी वफ़द ने तबरेज के अहल खाना से मुलाकात की और पूरे वाक़े की तफसीली जानकारी हासिल की। वफ़द के दीगर 2 अरकान नायब सदर अशोक सारंगी और गुरुदेव सिंह राजा हैं। इस मौके पर SDO बशारत कयूम और SDPO अविनाश कुमार भी मौजूद थे। झारखंड के सरायकेला में हुजूमी तशद्दुद मामले में अहल खाना ने पुलिस पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने तबरेज को तशद्दुद के दौरान जहरीली शय पिलाए जाने की भी बात की है। तबरेज के अहल खाना से बात की हमारी नुमाइंदा अनी अमृता ने। तबरेज अंसारी के घर सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग गम में डूबे हुए हैं। जाहिर है जिस तरह से घटना हुई है, पीट करके उसकी ऐसी हालत कर दी गई और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। जाहिर है सवाल खड़े हो गए हैं और मॉब लिंचिंग का एक नया मामला सामने आ गया है जिसके लिए झारखंड पहले से ही बदनाम है। उनके परिजन हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो इस घटना को किस रूप में देख रहे हैं, क्या उनकी डिमांड है, किस तरह से वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये बताइएगा, चाचा हैं ये तबरेज अंसारी के, उनसे हम बात करते हैं कि इस घटना से पूरे इलाके में जो इस तरह का एक ब्रांडिंग हो रही है पूरे देश में कि ये इलाका है, क्या वास्तव में ऐसा ये इलाका? ऐसा घटना से हमारे झारखंड बदनाम हो रहा है और इस तरह से लोग भी बदनाम हो रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है। पूरे ऑल वर्ल्ड में ये सब घटना का तस्करा जब जाता है तो बदनामी हो रही है। तो ये सब में शिकंजा कसा जाए और पुलिस प्रशासन मजबूती के साथ पूरा काम करे और इसमें जो दोषी को सख्त से सख्त ऐसी सजा दे कि आइंदा कोई भी ऐसा घटना करने के लिए सोचना पड़े उसको। पुलिस की जो कार्रवाई हुई से संतुष्ट है? जी, पुलिस की कार्रवाई हो रही है और वो कर रहे हैं। SP साहब भी सही काम कर रहे हैं, उनका भी सहयोग है। वायरल वीडियो में तो जो बातें आ रही थी कि जबरन कुछ बुलवाया जा रहा था, लेकिन उसके साथ एक और बात आपने जो बताई है वो क्या, कुछ उसको पिलाया जा रहा था जिससे उसकी तबीयत? हाँ, वो जो जहर होता है धतूरा का, वो एक पेड़ होता है धतूरा का, उसमें रस निकलता है व्हाइट कलर का, उसी को उसको पिलाया गया है। उसी में उसका बॉडी में पूरा पॉइजन फैल गया और बाद इलाज उसके नहीं कराया गया, जेल भेज दिया? जी, इलाज नहीं कराया गया, उसको कुछ भी चेकअप सही से नहीं किया गया और डायरेक्ट जेल रेफर कर दिया गया। उसमें मिलाकर आपको लगता है कि इलाज में लापरवाही बरती है? बहुत ज्यादा डॉक्टर बहुत ज्यादा लापरवाही बरती है, उसके साथ पुलिस प्रशासन भी और जेलर और जेल के डॉक्टर भी सब इनमें शामिल है। तो परिजनों की अगर माने तो कुछ फैक्टर्स इसमें आते हैं, कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि मारपीट के दौरान धतूरा पिलाया गया है। अगर ये सब बातें हैं, ये बातें आगे बयान में आएंगी, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो ये सब बातें इस ओर इशारा कर रही थी कि मारपीट के साथ साथ इस तरह कुछ किया गया जिससे उसकी तबीयत काफी बिगड़ी और उसके बाद पुलिस ने जेल भेजने में जल्दबाजी की। परिजनों का आरोप है कि तबरेज अंसारी को बचाया जा सकता था लेकिन इलाज में भी लापरवाही की गई। जेल भेजने की जल्दबाजी में इलाज के साथ समझौता किया गया, नहीं तो उसकी जान बच सकती थी। और इस पूरे प्रकरण पर एक बात तो साफ है कि लोगों ने कानून को हाथ में लिया और पुलिस कहीं न कहीं कर्तव्य में लापरवाही बरती है। तभी SP कार्तिक S ने भी ऐसी कड़ी कार्रवाई की है। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ हनी अमृता, News 18, कदमडीहा गांव, सरायकेला, जमशेदपुर। पाकिस्तान के एक TV शो में हुई पिटाई का वीडियो सामने आया है। एक टेलीविजन चैनल पर हो रहे एक शो के दौरान इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी के एक रुकन ने शो में शामिल एक सहाफ़ी की पिटाई कर दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और इस हरकत की वजह से पाकिस्तानी सहाफ़ियों में गुस्से की लहर दिखाई दे रही है। मुल्क से फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें कि हिंदुस्तान के दबाव पर एंटीगुआ हुकूमत ने मेहुल चोकसी की शहरियत को खारिज करने का फैसला किया है। मेहुल चोकसी को हिंदुस्तान वापस लाने का अमल मार्च में शुरू किया गया था। एंटीगुआ के वजीर आजम गॉस्टन ब्राउन ने कहा कि मेहुल चोकसी की शहरियत रद्द कर दी जाएगी और मेहुल चोकसी को हिंदुस्तान वापस भेज दिया जाएगा। ब्राउन का कहना है कि हम किसी भी मुजरिम को अपने मुल्क में पनाह नहीं देंगे। वाज़ेह रहे कि मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक का तकरीबन 14,000 करोड़ रुपया लेकर मुल्क से फरार हो गया था।
गुज़श्ता 3 बरस और रवां बरस के दौरान जम्मू कश्मीर में 733 मिलिटेंट हलाक हुए। लोकसभा में ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि 2019 में 16 जून तक 113 मिलिटेंट मारे गए। इस दौरान 18 आम शहरी भी हलाक हुए। 2018 में 257, 2017 में 213 और 2016 में 150 मिलिटेंट मारे गए। 2016 और 18 के दौरान 97 मिलिटेंट गिरफ्तार किए गए। इस दौरान मिलिटेंटों के 29 ठिकानों को भी तबाह किया गया। किशन रेड्डी ने कहा कि दहशतगर्दी के ताल्लुक से हुकूमत की सिफर बर्दाश्त की पॉलिसी है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए सलामती दस्ते मौसर कार्रवाई कर रहे हैं और सलामती दस्ते दहशतगर्दों को मदद फराहम करने की कोशिश करने वालों पर भी सख्त नज़र बनाए रखे हैं। गुजरात कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात कांग्रेस की अर्जी को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन की नोटिफिकेशन में दखल देने से इनकार कर दिया है। नोटिफिकेशन को इलेक्शन कमीशन के जरिए ही चैलेंज किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने इससे कबल अपना जवाब अदालत में दाखिल किया था। ईसी ने अलग अलग चुनाव कराने के अपने फैसले का दिफा किया था। आपको बता दें कि 5 जुलाई को गुजरात की 2 अलग अलग सीटों पर राज्यसभा के ज़िमनी चुनाव होने वाले हैं। राहुल गांधी कौमी सदर बने रहें, इस अपील के साथ मुल्क भर से यूथ कांग्रेस के कारकुनान कल राहुल गांधी की रिहाइशगाह तुगलक लेन पर जमा होंगे। यूथ कांग्रेस के कौमी सदर केशव चंद्र यादव ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस को सेकुलर बनाया है। केशव चंद्र यादव से बात की हमारी नई दिल्ली की नुमाइंदा रंजीता झा ने। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष केशव चंद्र यादव हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, कल आप लोग 12 तुगलक लेन पहुंच रहे हैं राहुल गांधी को मनाने के लिए कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद पर बने रहे। क्या रहेगा पूरा कार्यक्रम आप लोगों का और क्या लगता है, क्या ये अपील राहुल गांधी को कहीं ना कहीं छूने की कोशिश करेगी? क्या राहुल गांधी अपने फैसले से वापस लौटेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी 2008 से एक प्रक्रिया शुरू किए थे आंतरिक लोकतंत्र की, और तमाम बदलाव हुए पार्टी के अंदर। बहुत सारे देश के युवा निकल के आए जो आज भारतीय राजनीति में उनको पहचान मिली है, पार्टी की राजनीति में पहचान मिली है, अपने इलाकों से सांसद बने हैं, विधायक बने हैं और संगठन में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इन सभी युवाओं की ये लगातार बीच में चर्चा रही, मांग रही और सबकी इच्छा रही। सबको कहीं ना कहीं दुख लगा कि श्री राहुल जी क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। उसको लेके भारतीय युवा कांग्रेस के बीच में जो चर्चा हुई और सबने कहा कि हम सभी मिल के माननीय श्री राहुल गांधी जी से चलते हैं, अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप पुनः पार्टी की बागडोर को संभालें, अपना इस्तीफा वापस लें और आप हम सबका नेतृत्व करें। हम आपके नेतृत्व में काम करने के लिए हम सभी मिलकर तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। तो इसी को लेकर कल का कार्यक्रम है। हम सभी वहां जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे। लेकिन सवाल ये केशव जी कि 1 महीना हो चुका है 2019 के नतीजों को लेकर, कांग्रेस पार्टी में हार को लेकर समीक्षा होनी चाहिए, न कि इस बात को लेकर कि अध्यक्ष कौन रहेगा या अध्यक्ष पद पे राहुल गांधी रहेंगे या नहीं रहेंगे। आपको नहीं लगता कि पार्टी इस पूरे घटनाक्रम से कहीं ना कहीं कमजोर होती दिख रही है? नहीं, समीक्षा हुई है। आपको मैं बता दूं कि पिछले 28 और 29 तारीख को भारतीय युवा कांग्रेस ने 2 दिवसीय अपनी समीक्षा मीटिंग की। हम लगभग 1.5 दर्जन से अधिक राज्यों में अपनी समीक्षा मीटिंगें कर चुके हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी की जो सीनियर इकाई है, कांग्रेस पार्टी का जो कोर ग्रुप है, जो हमारे वरिष्ठतम नेता हैं, वो पिछले इन दिनों में 2 बार बैठ के इस पे चर्चा कर चुके हैं। बड़ी लंबी उस पे बात हो चुकी है, समीक्षा हो रही है। तो ऐसा नहीं कि समीक्षा नहीं हो रही है, ये सारी प्रक्रिया अधीन है, सारी बातें चल रही हैं और हम सभी मिल के लगे हुए हैं। हम अपनी हार के कारणों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम जनता से पुनः कैसे जनता का विश्वास जीत सकें और उनसे जुड़ सके, इस पे लगातार कोशिश में हैं। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ ये भी विषय है, अध्यक्ष पद बहुत ही गरिमामयी और पार्टी का एक नेतृत्व करने वाला सबसे महत्वपूर्ण पद है। श्री राहुल गांधी जी सर्वमान्य नेता हैं पार्टी में, हम सभी को मार्गदर्शित करते रहे, हम सभी को आगे बढ़ाने का, मेहनत करने का, सही रास्ते पे चलने का, सत्य और अहिंसा की जो लड़ाई है उसको आगे बढ़ाने का उन्होंने प्रेरणा देने का काम किया है। इसलिए हम सभी चाह रहे हैं कि हम लोगों का आग्रह स्वीकार करें और इसके लिए इकट्ठा हो रहे हैं। जो दूसरी बातें हैं, आपने जो कहा है, जो सवाल उठाया है, उस पर भी हम सभी लगे हुए हैं और हम उन कोशिशों में लगे हुए हैं। हम उन चुनावी राज्यों को लेकर भी मीटिंग कर रहे हैं, तो हमारी प्रक्रिया जारी है। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मगरबी दिल्ली से बीजेपी के रुकने पार्लियामान प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में मस्जिदों की तादाद बढ़ने पर सवाल उठाए हैं।
उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल को खत लिखकर शिकायत की है। वर्मा ने दावा किया है कि सरकारी जमीन पर मसाजिद तामीर हो रही हैं। इस मामले में दिल्ली अक़लियती कमीशन ने 5 रुकनी टीम तश्कील दी है। मामले की सदाकत और हक़ाइक़ जानने के लिए कमीशन ने ये कमेटी तश्कील दी है। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर से फौरी कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया गया है। तश्कीलशुदा कमेटी की सदारत समाजी कारकुन उवैस सुल्तान खान करेंगे। आज दिल्ली में हज 2019 के लिए नीम तिबी अमले की ट्रेनिंग का प्रोग्राम हुआ। वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी भी इस मौके पर मौजूद थे। आपको बता दें कि इस साल हिंदुस्तान से 2 लाख आज़मीन हज रवाना होंगे, जिसमें 40% ख़वातीन होंगी। वहाँ पर हिंदुस्तान से हाजी जाते हैं, उनकी खिदमत करना, उनको जो है उनको डायरेक्शन देना, उनकी हेल्प करना, ये सब काम उनका होता है। इसमें बहुत अच्छे काम भी लोग करते हैं और सभी करते हैं अच्छे काम। तो और इनको भी जो है वो मुझे लगता है कि मौका भी पूरे इनके सर्विस लाइफ में तो एक ही बार मिलता होगा, 1 या 2 बार 3 बार मिल जाता है। तो इनको इस बार लौट के आए तो इनको एक बहुत अच्छी तरह से सर्टिफिकेट देना चाहिए मिनिस्ट्री की तरफ से कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ताकि ये लोगों को बता सकें कि साहब हम गए थे 2019 में हज के लिए, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़े तादाद में इस बार जो हमारी बहनें हैं वो भी जा रही हैं हज असिस्टेंट के तौर से या जो डिपुटेशन पर, क्योंकि इस बार जो है मेरी समझ से आई थिंक 40 to 45% जो है वो बहनें हमारी जो है वो हज पर जाने वाली हैं। ये भी नंबर बहुत बड़ा होगा, 45% से ज़्यादा। बगैर महरम के भी जा रही हैं, लगभग 2300 हैं, 2200 कुछ हैं। तो वो वहाँ पर भी जो है वो उनको हेल्प की ज़रूरत होती है। तो आप सब लोग जा रहे हैं, वो करेंगे, और मैं अपनी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। आगरा के अचनीरा ब्लॉक में रहने वाले 6 पोखर के मुसलमान मैयत को अपने ही घर में दफन करने के लिए मजबूर हैं। कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं मिलने की वजह से इनको अपने ही घर में कब्र बनाने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस गांव के लोगों के पास जमीन नहीं है और वो बेहद गरीब हैं। सत्तर साल के छोटे लाल बेटा जलालुद्दीन और छोटे लाल के छोटे भाई लाल खान के खानदान में 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग इन्हीं छोटे घरों में रहते हैं। छोटे लाल के बेटे जलालुद्दीन का खानदान इसी हरे रंग के घर में रहता है, जिसके सामने बुआ की कब्र बनी हुई है। हरे रंग की इस पक्की कब्र के पास दाएं बाएं घर के 3 दूसरे मेंबरान भी मिट्टी के नीचे दफन हैं। इन कब्रों पर से ही घर के मेंबरान का हर वक्त आना जाना होता रहता है और कब्र के सामने बने चूल्हे में रोज आग जलती है, खाना पकता है। लाल खान का खानदान इस कच्ची मिट्टी वाले घर और आंगन में रहता है। आंगन में 2 खड़े पत्थर 2 कब्रों के होने की ओर इशारा करते हैं, लेकिन यहाँ पर 1-2 नहीं, 1 दर्जन भी नहीं, 20 से ज्यादा लोग दफन हैं और यहीं पर भैंस और बकरियों का बसेरा रहता है। पास के जिले आगरा की सड़कों पर मजदूरी करके पेट भरने वाले इस खानदान का घर भी सरकारी स्कीम के तहत बना है। ऐसे में कब्रों के लिए अलग से जगह कैसे मिले, इसलिए इस खानदान में जिसका भी इंतकाल होता है उसकी मैयत को इसी घर में दफन कर दिया जाता है। हालात कैसे हैं इसका अंदाज़ा आपको ये देखकर लग सकता है कि मेरे पीछे आपको कब्र नज़र आएगी और मेरे जो साइड में घर है उसके बावर्ची खाने यानी चूल्हे के सामने भी जो है एक कब्र नज़र आएगी। हालात ये हैं कि जो कब्रें नज़र आ रही हैं वो तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर भी कब्र है और जो पूरा ये जहाँ सहन है, जो ये इलाका है, इसमें हर जगह जो है आपको कब्र दिखाई देगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर ये भैंस बंधी हुई है और इसके यहाँ पर भी जो है आपको ये दिखाई देगी, ये पन्नी है कब्र के लिए। तो ये यहाँ पर भी जो है कब्र है, यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप, ये पूरी जो है ये कब्र है। यहाँ पर जो है यहाँ पर भैंस बंधी हुई है। इस तरह के हालात है, ज़मीन की कमी है। इसके अलावा ये भी देख सकते हैं, ये पत्थर है यहाँ पर और ये जो पूरा एरिया है ये पूरा का पूरा यहाँ पर कब्र है। कब्र बनवाए तो साहब मतलब कम से कम 70 साल तो मेरी उम्र, मेरी अंदाजन में मेरे सामने कम से कम तो 4 तो दरवाजे में बनी हुई हैं।
आई जमीन में, और 10-15 कबर आंगन में वो सामने। क्यों यहाँ क्यों बनाने पड़ते? जगह ही नहीं साहब, कोई खेती है नहीं हम पे। क्या करते हैं फिर? आगरा सड़कों को काम करते हैं, माँ कमा के लाते हैं, यहाँ खाते हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ पर किस किस की कब्र है और कब बनाई गई थी? जैसे ये कब्र तो मतलब बुआ की भी है, दादा की भी है, मतलब दादी की भी है, चाचा की भी है, और भैयन की भी है, बहनों की भी है। सर जगह नहीं है, बचपन से हम यही दफनाते हैं, जगह नहीं है, बहुत कोशिश की, जगह नहीं, कोई जगह देता नहीं है, इसलिए घर पे ही दफनाते हैं। 2-2.5 कम से कम 30 साल तो मेरी उम्र हो चुकी है, 30 साल से ये हालत है सर, यही घर पे ही दफनाते, जगह नहीं है। अच्छा, क्यों यहाँ करना पड़ता है? 20 सेंट कबर बैठेंगी आज में, बाप की, भाई की, भतीजों की, नातियों की, और माँ बापों की, सबकी, और जगह ही नहीं है तो क्या करें। अच्छा। जब मजबूरी में दफना रहे हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली से 200 किलोमीटर और आगरा से 45 किलोमीटर दूर छपोखर के नाम के इस गांव की आबादी तकरीबन 3000 है। जाट समाज की अक्सरियत वाले इस गांव में 150 के करीब मुसलमान आबाद हैं। यहाँ मुसलमान तालाब के चारों तरफ बसे हुए हैं। यहाँ कभी कब्रिस्तान नहीं था, इसलिए हर घर का आंगन कब्रिस्तान बना हुआ है। कई खवातीन ऐसी हैं जिनको इस गांव में शादी करके आने पर अफसोस होता है और वो अपने मायके को याद करती हैं। तो ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि कहीं कब्रिस्तान हो जहां वो मैयत को दफना सके। यहाँ शादी हुए हमारी 35 साल हो गए, और यहाँ आए के यही मामलो देखे, मेहनत कर रहे हैं और पेट पाल रहे हैं, पेटों नहीं पाल रहे हैं। जब मजबूरी में तो कहाँ से खेत खरीदें, कहाँ जमीन खरीदे, कहाँ दफना है। कितने लोगों को दफन होते देखा आपने? दफन हमारे आगे 15-20 आदमी दफन चुके यहाँ पे हमारे आगे। देखो बच्चन के परेशानी होते हैं, औरतन को परेशानी होते हैं, ऐसी कोई बहुत ना नौकरी आ रही हो, सुबह के हाल जमीन खरीद रहे हैं, वो कर रहे में सब परेशानी रहते हैं। यहीं पर रोटी बना, भैंस बांध, सब कुछ करो यहीं पर। अच्छा, हाँ बहुत परेशानी आ रही है। कितनी परेशानी होती है इस कब्रिस्तान का मसला हल न होने से? बहुत परेशानी होती है। कैसे कैसे यहाँ कबर हैं, घरों में बच्चे डलते हैं, रात में डरते हैं बच्चे, फिर घरों में दफना लेते हैं जो मरता है। जो गांव के लोगों ने 2 साल पहले इसकी मुखालफत की थी। मकामी बाशिंदा मंगल खान की मौत के बाद गांव के लोग कब्रिस्तान के लिए जमीन मिलने पर ही इनको दफन करने के लिए दबाव बना रहे थे। कुछ दिन पहले गांव के लोगों को कब्रिस्तान के लिए जमीन मुख्तस की गई थी, लेकिन वो तालाब के बीच में पड़ गई। बार बार शिकायत करने के बावजूद इस ताल्लुक से कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे दादाजी का था, इसलिए रखने की जगह नहीं थी। क्या नाम था उनका? मंगल खान। अच्छा, क्या हुआ? जगह के खातिर धरनी पड़ी 2 दिन मिट्टी। फिर क्या हुआ? फिर ये तहसीलदार आए, जिलाधिकारी आए, पुलिस आई थी, वो आके ना ये मिट्टी दफन करा गई उस जगह में। अच्छा, जब जगह नहीं मिल रही थी तो आप जैसे जो घर के लोग हैं उन पे क्या गुजर रही थी, क्या सोच रहे थे वो लोग? ये सोच रहे थे कि जगह मिले, कहीं ना कहीं दफना है, कोई जगह ही नहीं है तो क्या करें धरने की। उम्र की 60 से ज्यादा बहारें देख चुके वेदू शाह अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। तो मुंशी ठेकेदार के नाम से जाने जाने वाले मुंशी जी की उम्र 80 साल से ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में दोनों की ख्वाहिश है कि उन्हें घरों की बजाय कब्रिस्तान में जमीन नसीब हो जाए। हम कब्रिस्तान चाहते साहब, हमें हमारी उम्र है 80-85 वर्ष की। आप क्या चाहते हो, घर में ही दफन होना चाहते हो, कहीं कब्रिस्तान में दफन? कब्रिस्तान मिले कोशिश करिए, प्रधानमंत्री नहीं करिए, समझ करिए, कोई सुनाई नहीं हुई आज। आप क्या चाहते हो, घर में दफन हो या कब्रिस्तान? नहीं, कब्रिस्तान हमारे लिए जगह होनी चाहिए। कब्रिस्तान की जमीन तालाब से कैसे अलग होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं। एमएलए चौधरी उदय भान कहते हैं इस सूरत हाल के लिए खुद मुस्लिम समाज जिम्मेदार है और इंतजामिया को इसका हल निकालना चाहिए। तो हाल ही में चुने गए रुकन पार्लियामेंट राजकुमार चाहर कहते हैं वो मुद्दे को हल कर लेंगे। कहाँ दिया जा रहा है, सवाल इस बात का नहीं है, वहाँ दिया जा रहा है जहाँ कागज बोल रहा है। जहाँ कागज बोल रहा है वहाँ पर जो उन लोगों ने अतिक्रमण किया गया है, इसके बारे में कौन बोलता है और कौन बोलने का इसका साहस कर सकता है? सच्चाई से परे क्यों भाग रहे हैं कि जो कब्रिस्तान की जगह है, वो कब्रिस्तान की खाली जगह जो मांग रहे हैं, जो मुर्दा गाड़ रहे हैं, वो कब्रिस्तान की जगह खाली करने को तैयार हैं क्या? घरों में अपने मुर्दों को दफन करने वाले इस गांव का अलमिया देखकर कैफी आज़मी का यह शेर याद आता है, इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं,
2 गज ज़मीन भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। पर सवाल यह है, मुंशी ठेकेदार और वेदू शाह जैसे बुजुर्ग अगर ये चाहते हैं कि वो अपने घर में दफन ना हो बल्कि कब्रिस्तान में दफन हो, तो सवाल यह है क्या उनकी ख्वाहिश कभी पूरी हो सकेगी। कैमरामैन नरेश सैनी के साथ खुरम शहजाद, 6 पोकर, फतेहपुर सीकरी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में डेयरियों को शहर से बाहर करने को लेकर हाई कोर्ट के हुक्म की मियाद 30 जून को खत्म हो रही है। कोर्ट के सख्त रुख और हुक्म की तामील को पेश नज़र रखते हुए 6 दिनों में मेरठ नगर निगम के लिए 2000 से ज़्यादा डेयरियों को बाहर करना बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। वहीं बगैर किसी तैयारी और कैटल कॉलोनी की जगह मुहैया कराए बगैर डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई से मेरठ का डेयरी कारोबार और रोजगार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। आप देखिए ये खास रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। मेरठ के पुराने शहर इलाके में गुज़िश्ता 30 बरसों से भैंस के दूध की डेयरी चलाने वाले नौशाद, नईम, शमसाद और अनिल जैसे हजारों छोटे दूध कारोबारियों के लिए रोजगार का मसला पैदा हो गया है। मेरठ में गलाजत और आलूदगी की एक बड़ी वजह साबित हो रही डेयरियों को शहर से बाहर करने का हुक्म हाईकोर्ट ने जारी किया, लेकिन कोर्ट के हुक्म के बावजूद डेयरियों के लिए शहर से बाहर जगह मुहैया कराने को लेकर मेरठ नगर निगम लापरवाह बना रहा। अप्रैल में इस मामले की समाअत के बाद जब कोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार करते हुए जून की मियाद तय की, तो नगर निगम की नींद टूटी और बगैर किसी तैयारी और कैटल कॉलोनी की जगह के इंतजाम के डेयरी मालिकान को शहर छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया गया। कार्रवाई के डर से अब डेयरी मालिकान जानवरों को बाहर ले जाने पर मजबूर हैं, लेकिन डेयरी के लिए जगह मुहैया न होने से शहर के हजारों छोटे डेयरी कारोबारी डेयरी खत्म होने के लिए जानवरों को फरोख्त कर रहे हैं। कैटर कॉलोनी बना के देंगे ये सुनने में आ रहा था, हमें कोई कैटर कॉलोनी नहीं बना के दी। हमें एकदम हमारे पे डंडे बजाए चले गए और मुकदमा लग जीते, एकदम धोखे से भैंसें निकाली। हमें ये नहीं पता था, हमें क्या कहना हमारी भैंसें एकदम निकल जाएंगी। हाड़ बढ़ा के गरीब से गरीब सब मर गए इसमें। जिनके घरों में रोज 4 भैंस थी, दूध काट के रोटी चूल्हा जलता था, वो भी खत्म हो गया। और मेरे पे क्या कहूँ 35 भैंस थी, 35 में से मेरे पे 7 भैंस बची, सबको मैंने छुरे फिरवा दिए। अब तो किराए की जगह ली है, उनसे तो किराए पे ले जा रहे हैं। गांव शहर से बाहर ही ले जा रहे हैं। गांव सिंधावली गांव है फिलहाल, और बहुत सारी समस्याएं मैदान में है, धूप में है, भूखी भैंसें खड़ी हैं लोगों की और कट चुकी है भैंसें कितनी। तो क्या करते हैं, अब मजबूरी है हमारी भी, हम तो रोटी के भी लाले हो रहे हैं, रोटी भी परेशानी है, रोटी की भी, और सबका साथ सबका विकास, तो वो खत्म ही हो गया नारा। बगैर किसी इंतजार के 2500 डेयरियों को शहर से बाहर किए जाने के बाद डेयरी कारोबार से जुड़े अफराद का रोजगार मुतासिर होने के साथ शहर में दूध की सप्लाई मुतासिर होना लाजमी है, जिसकी वजह से दूध के दाम में भी इजाफा होगा और इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ेगा। दूध की तो आपको 8 दिन के अंदर रिजल्ट पता लग जाएगा। दूध तो 70 रुपए में भी पैदा नहीं होगा। बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी होने वाली है दूध के बारे में। ये अभी 10-12 भैंस थी, सब 6 कटसाई को कटवा दी, 6 बाहर ले गए। दिक्कत तो आएगी पब्लिक को। अब गवर्नमेंट चाहे तो हमारी इतनी मदद कर दे कि हमें कैटल कॉलोनी बना करके 10-10, 20-20 जानवर की दे दे, जिससे हमारा रोजी इल्ला चलता रहे, बच्चे पलते रहे। अब स्कूल की पढ़ाई तक से बैठ जाएंगे बच्चे। वहीं योगी हुकूमत के काबीनी वजीर और मेरठ के इंचार्ज मिनिस्टर सिद्धार्थ नाथ सिंह के मुताबिक इस मसले के हल के लिए हुकूमत ड्राफ्ट तैयार करके लाहिए अमल तय कर रही है। मेरे को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, मैं एक दफ़े मुख्यमंत्री जी के लेवल पे उसको बातचीत करके ही फिर उस पर क्या निर्णय बनता है बताया जाएगा। ऐसे भी हमारे जो गौशालाओं के लिए जो नए बन रहे हैं उसके अंदर शहर के बाहर हम लोग बनवा रहे हैं, तो स्कीम में भी इसको लिया जा सकता है, तो वहाँ पे भी ये सहूलियत आ जाएंगी। हाईकोर्ट के सख्त रुख और जून की डेडलाइन के बाद अब जिला इंतजामिया और नगर निगम ने तेज़ी दिखाते हुए इन डेयरियों को शहर से बाहर करने की कवायद तो शुरू कर दी है, लेकिन इसमें अकेली गलती डेयरी मालिकान की नहीं बल्कि नगर निगम और जिला इंतजामिया की है, जिसने शुरुआत से ही ना साफ सफाई पर इन इलाकों में ध्यान दिया और ना ही 2 साल पहले से ही कैटल कॉलोनी के लिए इन लोगों को कोई ज़मीन ही मुहैया कराई। ऐसे में न सिर्फ छोटे कारोबारी जो दूध के कारोबार से जुड़े हैं उनका कारोबार ख़त्म होने की कगार पर है, बल्कि इसका सीधा असर दूध की सप्लाई पर भी पड़ेगा और इसकी वजह से कीमतें बढ़ना भी लाजमी है। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 उर्दू, मेरठ।